बंद हो जाता है। अच्छा, चलिए। दूसरे नंबर में हमने बात किया था चुभने वाली नाड़ी, या क्या बोला था हमने? चुभने वाली नाड़ी या सॉफ्ट नाड़ी। अगर सॉफ्ट नाड़ी आपको दिखे तो दीपक कुमार जी बताइए। अगर सॉफ्ट नाड़ी मिले तो कोई बता सकते? अजय रावत जी बताइए। अगर सॉफ्ट नाड़ी किसी के, आपने यहाँ पर उंगली रखा और आपको सॉफ्ट मिल रहा है, नाड़ी एकदम सॉफ्ट है, आशु गौतम जी बताइए। सॉफ्ट मिलने का मतलब व्यक्ति है स्वस्थ होगा व्यक्ति। हाँ, स्वस्थ है। अगर कुछ है तो वो प्राकृत नाड़ी है, स्वस्थ का सॉफ्ट का मतलब। लेकिन चूंकि आपके पास आया है तो कोई छोटे मोटे व्याधि होगा, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। अगर चुभने वाली नाड़ी है तो कोई ना कोई यह पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ आया हुआ है, कोई ना कोई विकृत अवस्था में इसके शरीर का कोई ऑर्गन है या कोई ऐसी स्थिति है। पुराना रोग है, पुराना। कोई पुराना रोग है। अगर चुभने अच्छा वाली जी। है तो पुराना रोग है, अगर सॉफ्ट है तो नया व्याधि है। सिंपल सा है कुछ। चुभने वाली नाड़ी एकदम दूर से पता चल जाता है, जैसे आपने उंगली लगाया तो ही आपको पता चल जाएगा। पित्त वाला स्पाइक उसमें दिखेगा। और तीसरे नंबर में हमने बताया था एक सेकंड, तीसरे नंबर में हमने बताया था वो रेगुलर है या इरेगुलर नाड़ी है। अगर वो रेगुलर है इसका मतलब वो स्वस्थ व्यक्ति है। उसके हृदय से निकलने वाली जो जो वाइब्रेशन है, हृदय से निकलने वाली जो हार्ट की जो पंपिंग है, वही पंपिंग है यहाँ पर। अच्छा, अगर यार ये ना, तो नियमित नाड़ी का मतलब उसकी जो हार्ट की जो पंपिंग है वो रेगुलर है। और अगर अनियमित इरेगुलर नाड़ी है इसका मतलब इस व्यक्ति के रक्त व स्रोतस में कोई ना कोई दिक्कत है। रक्त व स्रोतस का मतलब जहां से ब्लड बहता है उस रास्ते में कोई ना कोई दिक्कत है, और उसके हृदय में कोई ना कोई परेशानी है। यहां तक कंप्लीट हो गया। हमने बात किया था दोषों को जानने के लिए। हमने रोगी के यहाँ पर जो है उसकी नाड़ी को, अपनी उंगली को रखना है उसके कलाई में। एक बार आप लोग भी रखिए। चलो इसको आप लोग देखिए। श्रद्धा पटेल जी मेरी बात सुन रहे? जी हाँ श्रद्धा पटेल जी, अब आपको मैं अभी यहाँ बुलाऊंगा। ओके, आप लोगों ने हाँ देखो। ठीक श्रद्धा है। पटेल जी, आप मुझे बताइए कि आपने जो आपको सुपरफिशियली आपको जो दिखा, क्या आपके व्याधि के साथ वो मैच हुआ कि नहीं, और वो आपको कैसे दिखा, अब ये बताइए। मैंने 3 उंगली अपने मतलब अपने हाथों में सजाया। मैं डीप में गई। एक सेकेंड। हाँ, उसको मैंने रिलीज डीप यानी कि किया। जहां से हमने जन्म प्रकृति की बात किया था। हाँ हाँ जी, हाँ आप लोग भी करिए। जैसे जैसे श्रद्धा जी बोल रहे वैसे वैसे आप भी करिए। इनको तो समझ में आ गया अपना व्याधि, आपको भी आना चाहिए। हाँ जी, हाँ श्रद्धा जी बोलिए। हाँ। जन्म प्रकट मतलब में चली गई। फिर मैं 3 उंगली को ऊपर ऊपर की उठी, मतलब छोड़ा। मेरी पीठ वाली उंगली में और कफ वाली उंगली में स्पाइक बंद हो गया, दोनों उंगली में। सबसे ज्यादा और जो बंद क्वार्ट हो वाली में रहा तो था। रहा, मतलब मेरा। जी, हाँ, सबसे कफ वाली फिंगर में बहुत कम, मतलब आ रहा था उसका परसेशन। जी। बहुत ही मन था। और पीठ में थोड़ा ज्यादा था। फिर बंद हो गया। आप लोगों तो को समझ मेरे में हिसाब से आया कुछ मतलब ये बात?
साहेब जी, साहेब बंदागी, समझ में आया? नीचे से ऊपर की ओर चले गए श्रद्धा जी अपने कलाई में। सबसे पहले नीचे डीपली वो अंदर चले गए, एकदम नीचे। उसके बाद धीरे 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 अपने 3 उंगली को बरोबर लेकर के ऊपर की ओर वो आ रहे थे। जब वो ऊपर की ओर आए तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं ऊपर की ओर आया तो धीरे धीरे पहले तो 3 उंगली के नीचे लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर आता गया तो मेरे जो है इंडेक्स फिंगर की जो स्पाइक है वो बंद हो गया। और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे मैं ऊपर आता गया, मेरे मिडल फिंगर और रिंग फिंगर में स्पाइक दिख रहा था। जैसे मैं एकदम ऊपरी सतह में पहुंचा तो वहां पर मुझे मेरे मिडल फिंगर में बहुत ज्यादा और रिंग फिंगर में थोड़ा कम स्पाइक दिख रहा था। तो मैंने बोला कि ये आपका पित्त बहुत ज्यादा है, उससे कम कफ है और आपका वायु क्षीण अवस्था में है। जी। वायु कमजोर है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त जब बढ़ता है तो शरीर में ऊष्मा का अभिवृद्धि कर देता है। ऊष्मा के वजह से वायु क्षीण हो जाता है। वायु क्षीण होने से वायु की मंद होने की जो सिम्टम्स है, जैसे आलस्यपन आना, कुछ भी करने का मन नहीं लगना, पीरियड में भी इरेगुलर पीरियड होना। श्रद्धा जी, ऐसा कुछ होता है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो ब्लीडिंग थोड़ा कम रहता है, ऐसा रहता है। हाँ 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 हाँ, ब्लीडिंग कम होगा ना, क्योंकि वात जो है कमजोर है ना। वायु की जो वायु जब बढ़ता है, मेंटेन होता है, तो जो है रजस्राव को गति देने वाला जो कार्य कौन करता है? वायु करता है। तो पीरियड से निकलने वाली जो जो ब्लड है वो कम है। वो गति जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसी को उसने मंद कर दिया। तो यहाँ फाइनली हमें क्या समझ में आया? पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, उससे कफ कम है और उससे कम वात है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 3 प्लस पित्त, 2 प्लस कफ, 1 प्लस वात। इस हिसाब से अगर हम पित्त को 3 कहेंगे तो, अदरवाइज यहाँ 1 2 3 भी नहीं कहना है। हमने यहाँ ये दिमाग में लगाना है कि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कफ भी बढ़ा हुआ है लेकिन पित्त से कम है, और वात बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। अब यहाँ समझ में क्या आएगा? रोगी को हमने पूछना है कि आपके छाती से लेकर नाभि के बीच में कहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि पित्त जो होता है वो क्या क्या करता है? गैस बनाता है, जलन होती है पेट में, अफरा होता है। अब ऊपर कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर कफ कम होता तो ये ऊपर की ओर आ जाता। डकार वगैरह तो नहीं आता ना श्रद्धा जी? सिर्फ जलन होती है पेट में जी। और प्रकार से दर्द, लेकिन वो नॉकआउट होता है, खा लेती हूँ तो नहीं होता सिर दर्द। जी, वो क्योंकि इनके देखो कफ बढ़ा हुआ है ना, कफ भी बढ़ा हुआ है साथ में। तो कफ स्थान में बढ़ा हुआ जो कफ है वो पित्त को आने नहीं दे रहा है। अगर कफ थोड़ा नीचे होता तो पित्त जरूर ऊपर चला जाता। तो आप लोगों को आया समझ में? फिर आप लोग एक बार इसको जरा करिए। आप एक बार अपने कलाई में अपने 3 उंगली को रखिए, नीचे तक जाइए, सामुन चमुन चालमिति, कई बार 3 बार तक उसको ऐसे करके दबाना है। नीचे गए, फिर ऊपर आए, उसके साइज को आगे पीछे ऐसा करके भी देखा, नीचे भी ले आया, ऐसा ऐसा किया, ताकि वो जो नाली है, जो नाला जिसको हमने संबोधन किया था 4 mm का जो पल्स है, उसके साइज हमें जब समझ में आया, फिर 3 उंगली को जस्ट उस नाले के जस्ट ऊपर, उस पाइप के ऊपर, मैं बिल्कुल निचले सब लेवल में मैं आ रहा हूं, मैं शब्द के हिसाब से ऐसा ऐसा किया, थोड़ा सा आगे पीछे उसको घुमाया। उसके बाद मैंने यह जानने का मैंने प्रयत्न किया कि यह जो पाइप है, यह जो पल्स है, जो रेडियल आर्टरीज के ऊपर जो दिख रहा है, जो नाड़ी, उसकी साइज कैसी है। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर हमें वहां ऐसा लगेगा जैसे कि हम कोई एक छोटा सा मलमल एकदम एकदम जो है ना,
एकदम नो गद्देदार रोएदार एक प्लास्टिक के ऊपर छोटा सा पाइप के ऊपर उंगली रख रहे, ठीक है। तो नीचे तक दबाना है, आप करिए जरा साहेब जी, आप करिए, नीचे दबा करके धीरे 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 ऊपर आइए, जरा धीरे 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 नीचे तक जाइए, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आइए। ऊपर आते हुए साहेब जी बताइए अब आपको क्या दिखा? बता रहा हूँ, ये जन्म प्रकृति जहाँ देखते हैं वहां बिल्कुल डीप में जाना जन्म है। प्रकृति जाकर के फिर उसके बाद सुपरफिशियली आना है। जन्म प्रकृति में जाना है, फिर सुपरफिशियली ऊपर आना है। ऊपर थोड़ा सा, हाँ हाँ जी, यहाँ पर अनामिका में तो नहीं हो रहा है स्पाइक, बाकी वात वाली उंगली में जो तर्जनी उंगली है उसमें हो रहा है। अच्छा, एकदम ऊपर तक जाओ, नीचे तक जब आप नीचे जब चले गए ना, एक्चुअली क्या है, हमने ना उसको लेके आना है ऊपर, नीचे जाना है, नीचे दबाना है, उसके बाद ना उसको लेके आना है। वो कहाँ तक वो स्पाइक मेरे साथ आ रहा है, पीछे पीछे 3 उंगली में जो स्पाइक है वो कहाँ तक आ रहा है जी? दूसरे नीचे से जन्म प्रकृति से धातु तक आ रहा है, या सब दोषा तक आ रहा है, या कहाँ तक आ रहा है, उसको देखना है। तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि वो संबंधित दोष में बल कितना है। नहीं समझ में आया? संबंधित जो दोष है, उस दोष का बल हमें कैसे जानना? हाँ, सबसे नीचे मेरा कप में पहले आया। हाँ, एक सिद्धांत में आपको अभी यहीं टिका दूं, यहीं पर मैं बता दूं। कफ पित्त और वात 3 है, आपने 3 उंगली वहां रखा, नोट करिए। हाँ, इसको भी मुझे लगा चलो बाद में क्या बताना, चलते चलते अभी बता देता हूं। बल की बात, हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। अब वो बाद में रिकॉर्ड तो हो जाता है, लेकिन बाद में वो नहीं होता बाद में सेव नहीं होता, कल नहीं होगा सेव, आज हो जाएगा। चलो, आप जो है इसको 3 उंगली को नीचे लेके गए। अब हमें यह बल देखना है, जो दोष आपको ऊपर दिखेगा ना, जैसे श्रद्धा जी को पित्त और कफ दिखा, पित्त और कफ दिखा ना, अब हमें यहाँ बल देखना है। जैसे श्रद्धा जी का वात कम बल था, है ना, वात का बल एकदम कम था, पित्त का बल ज्यादा था और कफ का बल ज्यादा था। 3 उंगली बरोबर लेके जाओ बल देखने का तरीका, कौन सा दोष कितना बली है। जन्म प्रकृति तक आप पहुंचे, जन्म प्रकृति से ऊपर गए, जरा सा ऊपर आए तो मान लो कि आपके रिंग फिंगर के नीचे स्पाइक लगना ही बंद हो गया। अनामिका और मध्यमा, इन दोनों में तो लग रहा है, जरा सा ऊपर आए लग तो रहा है, लेकिन आपके कफ वाली उंगली के नीचे लगना बंद हो गया। इसका मतलब इस व्यक्ति में कफ का बल बहुत कमजोर है, पित्त और वात से कफ का बल कमजोर है। कफ का काम क्या है? किसी व्यक्ति को पोषण देना, ब्रह्मण देना, स्निग्धता देना, चिकनाहट देना, मन में मतलब कि प्रसन्नता देना, शरीर में बल देना, सभी का कफ का काम है, कफ का काम है ये सभी। तो जैसे जैसे आप ऊपर उंगली लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको उसका बल समझ में आ रहा है। जन्म प्रकृति से जरा सा ऊपर जैसे ही आप आए, कफ वाले उंगली के नीचे स्पाइक लगने ही बंद हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया? इस व्यक्ति का कफ क्या है? कमजोर है, कमजोर है। समझ में आया? उसके थोड़े से ऊपर आप आए तो वहां पर आपको वात और पित्त के स्पाइक तो दिख रहा था। इसका मतलब क्या समझ में आनी चाहिए? वात और पित्त से कमजोर है इसका कफ। और जरा ऊपर आए, हम जो है ना उसको लेकर के ऊपर आ रहे हैं कि अब वो वात और पित्त में कमजोर कौन है। जरा सा ऊपर हम आ रहे हैं, अब पित्त जो है थोड़ा ढीला पड़ना शुरू हो गया। श्रद्धा जी के केस में वात नीचे ही बंद हो गया, यानी कि वायु का जो बल है वो कम था। वायु क्या है? शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, सर्कुलेशन सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। वायु जब कम होता है
तो हड्डियों के साइज बढ़ता है। अस्थि धातु और वात में विषमता है। सुना था आप लोगों ने? ध्यान देना, जब भी कभी वायु बढ़ता है तो हमारी जो अस्थि धातु है वो कमजोर पड़ता है, हड्डियों का जो साइज छोटा पड़ने लग जाता है, कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है जब वायु बढ़ता है। और जब वायु कम होता है, कम होने के फलस्वरूप शरीर में कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। शरीर में जो हड्डी है उसके साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? हड्डी, अस्थि धातु और वात में आपस में विरोधाभास है। ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो श्रद्धा जी के केस में नीचे से जैसे वो ऊपर आई तो नीचे ही जैसे ही वो धातु लेवल में आई तो वायु जो है कम हो गया। इसका मतलब वायु, इनके शरीर में सर्कुलेशन सिस्टम कम है। कम होने का मतलब अब क्या होगा कि जब भी कभी ये स्पाइसी चीज खाएंगे, ज्यादातर पित्त प्रकृति वाले लोगों के शरीर में जब स्पाइसी चीज खाते हैं तो लूज मोशन होता है, ऐसा बताया जाता है ना, लूज मोशन होता है। कफ प्राधान्य व्यक्ति के शरीर में, जिसका शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, अगर वो कभी प्रोटीन वाला कोई चीज खाते हैं, प्रोटीन वाला, मान लो कि उसने पनीर खा लिया, दूध ज्यादा पी लिया, तो उसको क्या होता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं होता और पेट में गुड़गुड़ करना शुरू हो जाता है, पचता नहीं है, शरीर में हैवीनेस बनना शुरू हो जाता है, कफ का पूरा जो सिम्टम्स है वो दिखना शुरू हो जाता है प्रोटीन खाने से, इस तरह के हैवी चीज खाने से। पित्त में और वात में देखो कितना अंतर ये है। अब किसी के पित्त स्पाइक दिख रहा है, अब मुझे उसको बोलना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है स्पाइसी चीज खाने से या लूज मोशन होता है? कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन? स्पाइसी चीज खाने से। आपने नाड़ी को चेक किया, अगर वायु ज्यादा बढ़ा हुआ है, वात और पित्त दोनों साथ में आ रहे हैं, कफ नीचे ही रह गया, और ऊपर जाकर के वात से पित्त की मात्रा ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि यहां आपको कॉन्स्टिपेशन होगा जब आप कोई स्पाइसी चीज खाएंगे। क्यों? क्योंकि वायु जो है पित्त के ऊष्मा के साथ मिलकर के शरीर में रुक्षता, वायु में रुखा गुण है और पित्त की गर्मी है, तो इसके वजह से क्या होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज वगैरह होना शुरू हो जाएगा। आपने ऐसा बोलना है। वायु नीचे ही रह गया, कफ और पित्त दोनों साथ में आ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, उस आदमी को हमें ये बोलना होगा कि आपको कब्ज तो होता है, लेकिन जब मल पास होगा तो वहां चिकना पदार्थ ज्यादा होगा, और फ्लैश में जब वो मल गिरता है तो एकदम वो जल्दी से सफाई नहीं होता, साफ नहीं होता, क्योंकि यहाँ कफ पित्त के साथ, पित्त में भी स्निग्ध गुण है, कफ में भी स्निग्ध गुण है, दोनों की जो दोनों में है ना, स्निग्धता है ना दोनों में, तो वो जो स्निग्धता जो है वो उसके मल में दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वायु जो है, वायु में उतनी भी पावर नहीं है कि उस स्निग्धता को वो सुखा सके, क्योंकि वो पहले ही नीचे छूट चुका है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, हमने यह जो चीज है उसके जो इंटरनल, उसकी जो जीआर ट्रैक है, उसको हम यहाँ से कैसे करके हम अपने नाड़ी से देख रहे हैं उसके। अब आप लोग जरा चेक करिए, पहले दीपक कुमार जी, गव्य सिद्ध दीपक कुमार जी, पहले आप अपने नाड़ी को चेक करिए, जरा आप बताइए कि आपको कौन सा कफ पित्त वात नीचे से ऊपर की ओर उंगली को ले आना है, और कौन सा दोष कहां जाके छूट जाता है, और कौन सा दोष कहां तक ऊपर आता है। कंपटीशन तीनों में रहेगा, कफ पित्त और वात में। गव्य सिद्ध दीपक कुमार जी बोलिए। तीन उंगली को बरोबर नीचे ले जाना है, और ले जा करके आपने
धीरे धीरे करके ये देखते हुए कि कौन सा वाला दोष जल्दी नीचे खिसक रहा है, उसको नोट करना है। हाँ, ये थोड़ा कमजोर है। गुरुजी को स्पाइक नजर आते ना हमें, तो उसको पकड़ना है ना हमें। हाँ, जो जैसे स्पाइक कि- देखो 3 उंगली के नीचे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। 3 उंगली है, तीनों को बराबर नीचे लेके जाना है। वहां से ऊपर की ओर जब आप आओगे तो ध्यान देना है कि सबसे पहले किस उंगली के नीचे लगना बंद हो गया, वो उन 3 में से सबसे कमजोर है। और जो सबसे बाद में ऊपर भी स्पाइक हो रहा है, वो उन 3 में से सबसे बलवान है। जो ज्यादा बलवान है उसकी सत्ता होगी, जो कमजोर है उसकी सत्ता कम होगी। मनोज जी बंसर जी, मनोज जी बताइए, आपको क्या समझ में आया? जी, वात का पित्त बढ़ा हुआ है। वात का पित्त तीनों ही, वात बढ़ा है। मतलब कि आपने नीचे से ऊपर की ओर लेके चले आए तो सबसे पहले कौन सा वाला दोष पहले छूटा? कब छूटा? सबसे पहले कब छूटा? उसके बाद दूसरे नंबर में पित्त। दूसरे नंबर में पित्त, तीसरे नंबर में वात। वात सबसे ज्यादा। तो आपको कफ छूटने का, अभी तो एक्चुअली क्या है कि यह थोड़ा सा नाड़ी परीक्षण का टाइम ही नहीं है, यह सिद्धांत है बस। तो अब आप देखिए कि नीचे कफ छूट गया, यानी कि कफ का, आपका शरीर तो कफ प्रधान शरीर दिख रहा है। जी। तो कफ प्रधान, हाँ नहीं लग रहा कब की। हाँ, कब की नाड़ी नहीं लगी है सर। कफ के नाड़ी नहीं दिख रहा है, सबसे ज्यादा आपको वात दिख रहा है। वात दिख रहा है। तो वात दिख रहा है, वात वाले उंगली में प्रॉक्सिमल कर्वेचर या डिस्टल कर्वेचर या मिडल कर्वेचर कहाँ दिख रहा है? मिडल कर्वेचर में, वात के मिडल कर्वेचर में दिख रहा है। और ऊपर भी आपका वात और पित्त ही ऊपर आया हुआ है। जी। अच्छा, तो इसके आधार पर क्या क्या आपको होता है पित्त और वात के हिसाब से, वात के हिसाब से? पित्त और वात है तो आपको आप ना सही तरीके से डायग्नोस सुबह सुबह करके एक बार देखना, जरा सुबह सुबह करिए जरा। आप, मुझे लगता है कहीं गलत न देख रहे हो। आपको क्या? आचार्य जी, हाँ जी, मैं जो वो देख रहा हूँ। एक सेकंड पहले मनोज जी का मैं पहले क्लियर करूं। मनोज जी, आपको क्या रात में सोने के लिए प्रॉब्लम होती है, नींद ना आना? जी सर। हाँ जी, 3 घंटे की नींद लगती है सर। उससे मतलब कि नींद नहीं आती या क्या है मतलब? नींद नहीं आती मुझे। अच्छा, नींद नहीं आती। और आपको यूरिन करते वक्त भी कुछ जलन वगैरह होती है कभी, मतलब पीला पीला यूरिन आना? जी नहीं सर। नहीं होता। आपको खाया हुआ चीजें, भूख लगता है कि नहीं आपको? भूख लगती है सर। अच्छा, भूख लगती है, ठीक है। नींद नहीं आती है ना? आचार्य जी, हाँ जी। अरे ये कहीं टेंशन में तो नहीं है? टेंशन में रहने के कारण भी नाड़ी जो है वो कुछ अलग ही चलती है, टेंशन में तो नहीं है? नहीं, टेंशन में तो लग नहीं रही, हंसते रहते हैं, ये कहाँ से टेंशन में होना। नहीं, इनका ना अनिद्रा का शिकायत बता दिया ना, देखो कितना। हाँ जी, जी सर, टेंशन की भी बात है सर। देखो ठीक है आचार्य जी, ये कह रहे हैं टेंशन है। हाँ, तो बात जो है ना मनोवाह स्रोतस में भी थोड़ा सा कर रहा है ना। आप मनोज जी कल सुबह एक बार चेक कर लेना खाली पेट। हाँ सर, कर ले। आचार्य जी, हाँ जी मेरा बताता हूँ जी, कफ और पित्त नीचे आचार्य जी। लिखा है। हाँ जी, तिलोक जी बताइए। हाँ, मैं जो देख रहा हूँ सबसे पहले जो है मेरा कफ का छूट जाता है नीचे, हाँ फिर पित्त का छूट जाता है, हाँ, और फिर जो है वात के स्थान पर ये दिख रहा है, लेकिन वात के जो है प्रोक्सिमल कन्वेचर पर ये दिख रहा है, जो अच्छा, कि कफ का स्थान है। हाँ आचार्य जी, हाँ जी, हाँ जी, कफ का स्थान है जी, है ना? हाँ 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 हाँ। तो ये मेरे को ऐसा समझ में आता है कि जो मेरी जो बड़ी आंत है,
बड़ी आंत में जो है मेरे को ऐसा लगता है कि वहां जो है कफ होना चाहिए और उसी के कारण जो है मेरे को कब्ज कॉन्स्टिपेशन रहता है सर। हाँ और मेरी प्रकृति भी जो है कफ है। हाँ हाँ। नहीं, कफ मैं प्रकृति ठीक है बोल रहा आपका, हूँ या जन्म कहीं प्रकृति गलत तो कफ नहीं है। हो रहा है? एक सेकंड, मैं जन्म ही बोल रहा प्रकृति हूँ। आपका कफ है। आपका जो कफ का उंगली नीचे ही छूट गया, कफ के उंगली के नीचे हाँ पहले ही छूट गया। हाँ उसके बाद दूसरे नंबर में पित्त छूटा, तीसरे नंबर में वायु। वायु के प्राणवाह स्रोत मतलब प्राण वायु की साइड में प्रॉक्सिमल कर्वेचर में आपको स्पाइक दिख रहा है। हाँ, ये अपना अपान में अच्छा, अपान वाली की जगह में। साइड में। अच्छा हाँ कफ वाला, हाँ कफ वाली जगह। अच्छा, और वो भी जो है कफ की समान ही दिख रहा है। तो वो तो डिजिटल कर्वेचर हो गया ना, प्रॉक्सिमल थोड़ी है। अच्छा हाँ, वो इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है आचार्य। ठीक है, हाँ, कफ क्या वाला कफ स्थान का बोलिए। हाँ, स्थान देखते हैं? तर्जनी उंगली में कफ वाली स्थान बोलिए। अच्छा, इधर से कफ हाँ छूटा, यहाँ पर आपको वायु जो है कफ के साथ मिला हुआ है, तो आपके कफ के साथ मिला हुआ है ना। हाँ। अपान वाली जगह में अभी आपको लग रहा है, एक बार फिर चेक करिए। वो सब दोषा में जाऊं क्या नीचे? नहीं नहीं, ऊपर फिर आइए। हाँ, सब दोषा में नहीं जाना आप, अभी सुपरफिशियली नीचे से आइए जरा। ठीक है, एक बार और फिर से प्रयास करता हूँ। अच्छा गुरुजी ना, मैं पूछ रहा था सिंपल चीज कि हम केवल 3 चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। सबसे नीचे जो नीचे होता है ना, इसको बताया आपने, ये जन्म प्रकृति। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्व करते हैं हम, वो करते हैं सब दोष। फिर ऑब्जर्व करते हैं दोष। 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर। ये चारों चीजें, 3 चीजें ऑब्जर्व होती है ना। मानसिक स्थिति और धातु ऑब्जर्व नहीं कर पाता ना। वो उसको अभी छोड़िए, अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं। अभी हम जहां तक पहुंचे वहां तक बात करेंगे। जी। तो मेरा ना वात, जैसे 4 नंबर पे ना जन्म प्रकृति में वात है, आ रहा है। 2 नंबर पे वात और पित्त आ रहा है, और 1 नंबर पे वात आ रहा है। अच्छा, वात और का पित्त के प्रभाव साथ लगता ऊपर है बात मुझे आ अपने रही पे। है। हाँ, वही आप में ना, वही इसी वजह से रुक्षता आ रही है ना आप में। वात और पित्त का रुक्षता जो है वो आ रहा है। चलो, धन्यवाद आचार्य जी। रुक्षता उसी का मेरा जो है वात सबसे ऊपर, मतलब पहले मेरी कफ की उंगली छूट गई। जो मैंने कफ की उंगली मतलब 1-2 स्पाइक होके उसके बाद ऊपर थोड़ा सा हल्का ले गया तो बंद हो गई। उसके बाद पित्त वात के साथ चलता गया बिल्कुल ऊपर जाके, मतलब एक जहां तक वात खत्म हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे पित्त खत्म हो गया। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, मतलब मेरा वात सबसे ऊपर तक गया है। अब यहाँ पर एक बात और भी है। एक बात और भी है, जब हम उंगली को लेके आएंगे तो सबसे पहले कफ ही नीचे छूटेगा। सबसे पहले जो कफ है वही नीचे छूटेगा, क्योंकि कफ में क्या है, हैवीनेस है, कफ में भारीपन है, गुरु है, मंद है, स्थिर गुण वाला है, तो कफ तो ऊपर आ नहीं सकता। अच्छा, मैंने किन्हीं एक सेकंड पहले साहिब जी को क्लियर करूं। जब हम ऊपर लेके आएंगे, देखो हर चीज में एक कंडीशन है। हर चीज में क्या है, जब हम 3 उंगली को साथ में ऊपर लेके आएंगे तो हर चीज में एक बात है। आप जब 3 उंगली लेके आओगे सबसे पहले कफ ही छूटेगा। जी। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा वात जो है वो छूटेगा, फिर उसके बाद पित्त छूटेगा, अंतिम में पित्त। क्योंकि पित्त का जो ऊपर जो टच हो रहा है ना, उसकी जो वॉल्यूम पित्त का वो ज्यादा है। लेकिन सर मेरा जो पित्त है वो पहले छूट गया, उसके बाद हाँ, इसका मतलब आपके शरीर में पित्त की थोड़ी सी कमजोरी है। हाँ जी, वो खाना नहीं पचता सर। हाँ, वही है ना। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लो कि कफ जो है हैवी है, उसमें गुरुत्वपन है, वो पृथ्वी तत्व प्रधान है कफ। हालांकि जल तत्व भी है, लेकिन ज्यादातर पृथ्वी तत्व है कफ में। जब नीचे से ऊपर आएंगे तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना है कि सबसे नीचे कफ छूट रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कफ अपनी संतुलित अवस्था में है। अगर कफ वहां से ऊपर आ रहा है,
जहां छूटना चाहिए, मान लो कि कफ का कम से कम भी लगा लो कि धातु लेवल से बीच में आते आते कफ का छूट जाना चाहिए कफ, वहां भी अगर कफ नहीं छूटता तो हमें ये समझना चाहिए कि उस कफ में या तो वायु या तो पित्त योग कर रहा है, दोनों मिले हुए, तभी कफ की जो हैवीनेस है उसको तोड़ रहा है ना, इसीलिए कफ में भी वाइब्रेशन ऊपर लग रहा है। उसके दूसरे नंबर में वायु, दूसरे नंबर में वात टूटेगा थोड़ा सा ऊपर आकर के, वायु को टूटना चाहिए क्योंकि वायु की गति ज्यादा है, लेकिन ऊपर उसकी जो बल है, बल उतना ज्यादा नहीं है पित्त के जितना। और सबसे बलवान, बल के रूप में सबसे बलवान जो आपके उंगली में आनी चाहिए वो है पित्त। अब यहां देखने वाली बात ये है, नीचे से ऊपर आ गए, कफ तो बीच में छूट गया, कोई बात नहीं, उससे ऊपर चले गए तो आपका पित्त वहीं पर छूट गया, कफ के थोड़े से ऊपर आते ही पित्त अपनी जगह पर आ नहीं रहा है। तो हमें क्या समझना चाहिए, अथवा 3 उंगली को बरोबर हम ऊपर की ओर लेके आ रहे थे, घसीट करके खींच के हम ले आ रहे थे, तो पित्त तो नीचे छूट गया और वायु ऊपर आ रहा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि यहां पर जो वायु जो बढ़ा हुआ है वो पित्त की कमी के वजह से बढ़ा है, क्योंकि शरीर में जो पित्त है वो कफ और वायु इन दोनों को मेंटेन करता है। अपने उष्मा से, अपनी गर्मी से, वायु में जो शीत गुण है, पित्त क्या करता है, उसको मेंटेन करता है ना। अपने ओज से, अपने तेज से पित्त और कफ को, वात और कफ को पित्त बीच में रह करके मेंटेन करता है। तो पहले कफ छूटेगा, दूसरे नंबर में वात छूटेगा, तीसरे नंबर में पित्त छूटना चाहिए। उंगली ऊपर की ओर लेकर के जब आप आओगे तो लाते वक्त ये ध्यान देना, अब पित्त में जो स्पाइक है उस स्पाइक इंटेंसिटी को देख करके हमें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये पित्त स्वाभाविक गति वाला है या दोष युक्त है। क्योंकि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे लास्ट में पित्त छूटेगा या ऊपर तक आएगा, एक तरफ से ये कह रहे हैं कि ऊपर जो आ गया वही दोष है। तो दोष का मतलब क्या है, दोषयंती दोषा। देखो नाड़ी परीक्षण के हर जगह हमें आयुर्वेदिक सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। दोष का मतलब है दोषयंती दोषा, या जो दूषित है वो दोष है। धातु का मतलब है धारयंती धातु, जो शरीर का धारण करता है वो धातु है। मल का मतलब है जो मलिनी करे शरीर का, शरीर को जो मलिन करे। मलिन का मतलब समझते हो, मलिन का मतलब है एकदम मलिन हो जाना, एकदम, है ना। जैसे कि कोई आदमी खिन्न मन से बैठा हुआ है, हे भगवान कुछ नहीं होगा, क्या होगा, मैं तो टूट गया, ये बर्बाद हो गया, ये गया, ये मलिनीकरण है मन का। मलिन मल से युक्त व्यक्ति, है ना, अधिक मल होने से शरीर और मन मलिन हो जाता है। तो ऐसा आदमी ना हिम्मत को हारने वाला बोलते हैं ना हम, बड़ा हिम्मत हारा है यार, चैट आगे बढ़, हिम्मत कर थोड़ा सा, तो वो हिम्मत हार जाता है वो ऐसा आदमी। तो मल का मतलब है जो शरीर को मलिन करता है, धातु का मतलब है जो शरीर का धारण करता है, दोष का मतलब है जो दूसरों को दोष युक्त बनाता है, दूसरों को दुखी कर सकता है अपने प्रभाव से। तो पित्त जो आपके ऊपर आया, उस पित्त के स्पाइक को हमें देखना है। वो जो स्पाइक है वो अजीब तरीका से आपको टुक 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 करके अगर लगेगा उंगली में, आप अपने उंगली को एकदम ऊपर तक लेके जा रहे हैं, लेकिन पित्त की जो स्पाइक है वो बंद ही नहीं हो रहा है, स्किन छूटने वाली है, उंगली से स्किन निकलने वाली है, हटने वाली है, लेकिन साला पित्त का स्पाइक बंद ही नहीं होता। इसका मतलब जो पित्त है वो दोष से युक्त है, सॉफ्ट स्पाइक नहीं हो रहा है, हार्ड स्पाइक हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पित्त इसका दोष से युक्त है। उसी वक्त आपने ये पूछना है, आपने बोलना है कि अपना जीभ को दिखाओ। जीभ में आपको पित्त का सिम्टम्स दिखेगा बढ़ता हुआ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ यार इसका
पित्त में प्रॉब्लम है। अब सब दोष में जाने के लिए आपको वात कफ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पित्त समझ में आया ना। जैसे जो हमारी बहन जी थी श्रद्धा जी, उनको पित्त दिख रहा था ना, मान लीजिए आपको पित्त दिखा ऊपर, सबसे ऊपर आए, सबसे ज्यादा बलवान आपको पित्त लगा सबसे ऊपर, वात और कफ नीचे ही रह गए। और जो दोष मंद पड़ जाते हैं ना, वो ज्यादा हानि नहीं करते। जो दोष बढ़ता है, जो दोष जो ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ दोष वृद्धि अवस्था का जो दोष है, वो शरीर को कष्ट देता है। समझ में आया? तो तुरंत जैसे ही आपको लगा कि पित्त में स्पाइक ज्यादा दिख रहा है, अथवा कफ में स्पाइक ज्यादा दिख रहा है, अथवा वात में स्पाइक ज्यादा दिख रहा है, जहां सुपरफिशियली आपको ज्यादा स्पाइक दिख रहा है, वहीं पर आपने सब दोषा देखने के लिए जाना है कि वह जो दोष है, मान लो कि किसी का पित्त ज्यादा बढ़ गया, तो पित्त तो 5 प्रकार का है। पित्त कितने प्रकार का है? साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, पाचक पित्त, ये 5 प्रकार के पित्त है। वो अभी हमने सीखा नहीं, उसके ऊपर बात नहीं किया है, उसको हम बाद में कल परसों सीखेंगे। तो जहां हमें यह समझ में आया कि ये सब दोषा में हमें अमुक दोष दिखाई दे रहा है, यानी यह अमुक दोष बड़ा हुआ है, वहीं पर हमें कंफर्म हो गया कि इस दोष के कोई ना कोई सब दोषा तो होगा ना। पित्त तो बढ़ गया, लेकिन पित्त सार्वदैहिक है, पूरे शरीर में पित्त है। सभी का प्रकार में लिखा दूंगा बाद में, आप लोग अभी तो बात से कल तक की बात है, अभी तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। यहाँ पर किसी का मैसेज था कि सभी के अलग अलग प्रकार लिखा दीजिए, वो मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं। अभी तो काफी दिन तक आपने हमारे साथ झेलना है ना हमें, तो रोज मैं आपको अलग अलग चीज बताऊंगा। इतना जल्दी क्या करोगे लिख के? मैं चाहूं तो आज ही खत्म कर सकता हूँ सारा, लेकिन उससे कोई मजा नहीं आएगा, फिर वही अटक जाओगे। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए हम मतलब किसी की भी नाड़ी देखेंगे, तो सबसे पहले हमने अभी देखा वात पित्त कफ, किसमें से कौन सा बलवान है सबसे, वो देखना है पहले। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था यार, इतने देर से मैं बिल्कुल भूख रहा हूँ। सबसे पहले आपने उसके कलाई को पकड़ना है कि मतलब सबसे पहले ये देखना, उसके बाद दोस्त देखने हैं ना कि सबसे पहले उसके कलाई को पकड़ के हमें एक से स्टेप बाय स्टेप आना है। पहले दोस्त में अपना दिमाग नहीं ले जाना, फिर हमने देखना है, क्योंकि आपके पास अगर आप प्रोफेशनल वैद्य बनोगे तो आपके पास कोई लल्लू पंजू तो आएगा नहीं ना, ऐसे भाई साहब देखो हाथ देख लो, मेरे भाग्य देख लो, ऐसा नहीं आएगा कोई। आयुर्वेद एक प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल बात है, प्रोफेशनल ये चीज है, तो आपके पास कोई व्याधि से युक्त व्यक्ति ही आएगा। तो हमें जानना होगा ना कि जो व्याधि है वो किस प्रकार का है। तो अगर चुभने वाली व्याधि लगता है तो ये विकृत अवस्था है, इसे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन बोलेंगे। अगर सॉफ्ट है तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलेंगे। वहीं से हम फिर नियमित नाड़ी, रेगुलर और इरेगुलर नाड़ी, अगर रेगुलर है तो इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ शरीर है, जो भी समस्या इसके शरीर में है वो कुछ दिन से है। और अब अगर इरेगुलर नाड़ी है अगर, तो वहां पर हमें ये समझना चाहिए कि इसके हार्ट में से जो रक्त व स्रोतस जो है, जहां से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वहां दिक्कत है कहीं। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी, यही पूछना चाहता ना मतलब। हाँ, ठीक है ठीक है, इसको आप ना अब आगे से हम फिर बढ़ते हुए क्रम में ना आप एक फाइल बना लो कि पहले नंबर में ये देखना है, उसको राइट किया, दूसरे नंबर में ये देखना है, उसको राइट किया, उसको टिक मार्क करते हुए हम आगे चले गए। ये सबसे बेहतर तरीका, एक फाइल बना लो। तीसरे नंबर में हमने अब जरा अब, हाँ जी, हाँ आचार्य जी, मैं यूं कह रहा था कि जैसे आप बता रहे हो ना, वैसे जो है किसी विद्वान से मैंने सुना था कि वात वाली उंगली पर जो है आपको जो ऊपर से आप बल लगाते हो सुपरफिशियल में, तो वात वाली उंगली पर 2+ बल लगाना है, पित्त वाली पर 1+ बल लगाना है, और कफ वाली उंगली के ऊपर
अनामिका का जो बल है उस स्थान पर आपको 3+ आपको जो है बल ऊपर से लगाना है। नहीं नहीं, 3+ ऊपर से ये बल लगाना है। अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी जो मैंने आपको बोला कि सबसे नीचे कफ छूटेगा, ऊपर से नहीं ना। वो जो बोल रहे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, सिद्धांत तो वही बात है। 3+ बल का मतलब क्या है, कफ सबसे नीचे उसको देखना है ना, नीचे जाके कफ देखना है। और मैंने क्या बोला कि सबसे पहले कफ ही छूटेगा। लेकिन मैंने नीचे से है, उनका ऊपर से है। लेकिन अब देखो ना, यहाँ पर ऊपर से करोगे तो आपको अंदाज समझ में नहीं आएगा, नीचे से आओगे तो बरोबर आओगे आप। ऊपर से कितना कफ को देना, कितना पित्त को देना, वो तो कंफ्यूज हो जाओगे आप ना। ऊपर से तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट नीचे से क्या है, आप 3 उंगली को बरोबर लेके आ रहे हो और कफ छूट गया तो समझ में आया ना कि हाँ ये कफ यहाँ से छूटा। अब वात को कितना, 1+ वात 2+ पित्त, अब प्लस कितना है समझ में आएगा कुछ प्लस। हाँ, वो थोड़ा बहुत भी अगर कम ज्यादा लग गया ना तो हाँ वो दोष फिर ठीक नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा फिर, वो प्लस का मतलब क्या है फिर, तो वही फिर कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। यहाँ सिंपल सी सीधी सी बात है, अपने 3 उंगली बरोबर इसको नीचे ले जाना है, उसके बाद बरोबर ऊपर आना है, जहां पर कफ छूटा उसे आप 3+ समझ लो, जहां थोड़ा सा ऊपर आओ जहां पर वात छूटा उसे आप 2+ समझ लो, जहां से पित्त छूटा उसे आप 1+ समझ लो। गुरुजी चौथे नंबर पे ना जो जन्म प्रकृति होती है उसमें कुछ भी हो सकता है ना, वात पित्त कफ कुछ भी नजर आ सकता है। कुछ भी हाँ। जन्म प्रकृति के ऊपर कल हम विस्तृत बात करेंगे, अभी तो मैंने जस्ट आपको मैंने समझाया है जन्म प्रकृति को हमें कैसे देखना है, उसका अलग सिद्धांत है। आचार्य जी थोड़ा और उसको जो है जन्म प्रकृति को थोड़ा और खोल दीजिए थोड़ा। कल करेंगे, अभी जन्म प्रकृति तो छुआ ही नहीं हमने। हाँ ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारी बातें। यहाँ तक किसको कंफ्यूज है, बाद में है ना कहना मेरे सिर के ऊपर से यूं गया। क्या हमको जो कफ भी नीचे दिखा है, दिलीप जी बोल रहे हैं क्या? और उसके ऊपर अच्छा नहीं जी, और थोड़ा ऊपर छूट गया है, पित्त में था छोटा है तो वात और पित्त में था। और फिर वो तो पित्त फिर वात में हल्का था। अभी आपको समझ में आया ना कि पहले कफ छूट रहा है, दूसरा ये आप कफ पहले छूटना चाहिए, लेकिन कफ तो ऊपर की ओर ही आ रहा है। देखो समझना कितना आसान हो गया, पहले कफ छूटना चाहिए, फिर वात छूटना चाहिए, फिर पित्त छूटना चाहिए, लेकिन आप ऊपर उंगली लेके आ रहे हैं। अगर कफ बढ़ा हुआ है किसी के शरीर में, अभी मेरा कफ बढ़ा हुआ है, मैं चेक करता हूं अपना मैंने अपना उंगली बैठाया, ये देखो अभी मेरे को ना, अब मेरे कल अथवा परसों से मुझे बुखार होना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे शरीर में ना कफ हावी हो रहा है एकदम। भोजन नहीं किया होगा ना आपने? किया? मेरे देखिए कफ आ रहा है ऊपर ही, ये देखो कफ बढ़ा हुआ है। कितना सिंपल, कितना आसान सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। कोई आदमी को कफ दिख ही नहीं रहा था और अचानक कफ बढ़ गया। बुखार क्यों होता है? कफ की जो परमाणु जब ज्यादा बनता है तो पित्त के परमाणु उसको हटाने के लिए हीट देता है। सीधी सी बात है, हीट देगा तो शरीर गर्म होगा, उसे हम बुखार बोलेंगे। और हम दवाई क्या लेते हैं एलोपैथिक की तरफ से कि भाई उस गर्मी को खत्म करो, गर्मी को। लेकिन गर्म शरीर हीट क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कफ के परमाणुओं को नष्ट करना था। ज्यादा परमाणु कफ जो है अपना जल और पृथ्वी तत्व प्रधान जो परमाणु है वो ज्यादा बना रहा था। लेकिन हमने फिर ऐसा दवाई दिया कि पित्त के सारा ठंडाहट गर्माहट खत्म हो गई। वो दवाई बोलता है तो अभी पड़े रहे, पेशेंट के बाद में जाके कैंसर या कोई ऐसी समस्या हो जाए हमें नहीं मालूम, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अभी भग जाए यहाँ से।
हीट नहीं होना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो देखो अचानक आपको स्पाइक ऊपर उंगली उठाते हुए आपको, आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं उसी अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। मैंने ये चीज किया, मैं काफी दिन से मैं इस चीज के ऊपर में काम कर रहा था। मैं कहा यार तो ये तो समझने का भी बड़ा सॉलिड तरीका है और समझाने का भी सॉलिड तरीका। अब हम जो है मंडूक और पता नहीं सर्प गति के पीछे घूमे हुए, अब लोग अपने सिर खुजलाए, हे भगवान मंडूक कहाँ मिले और सर्प कहाँ मिले। कुछ नहीं दिक्कत, आप 3 उंगली बरोबर उठा करके आओ, सबसे पहले कफ छूटेगा, फिर पित्त छूटे, वात छूटेगा, फिर पित्त छूटेगा। कफ के उंगली में पहले छूटेगा, फिर बीच वाले उंगली में मतलब कि ये इंडेक्स फिंगर में छूटना चाहिए, फिर मिडिल फिंगर सबसे ऊपर। कफ के उंगली में स्पाइक ऊपर तक आ रहा है, आपने नीचे से दबाया, ऊपर उंगली छोड़ रहे हो, लेकिन कफ वाले उंगली के नीचे से छूट ही नहीं रहा है, ऊपर ही ऊपर आ रहा है। फिर क्या समझ में आना चाहिए, इसके यहाँ कफ बढ़ा हुआ है। हो गया बात, क्योंकि कफ का तो नीचे ही छूटना है ना, कफ ने तो साला नीचे छूट ही नहीं रहा है, वो तो ऊपर ही ऊपर आ रहा है। क्या समझना चाहिए, इसका कफ बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ने का मतलब है पित्त अपने आप कम हो गया, पित्त तो नीचे छूट जाएगा अपने आप ही, क्योंकि जैसे ही शीत बढ़ेगा तो गर्मी अपने आप खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें एक प्रश्न ये उठता है, हेलो आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि वो तो उधर छूट गया, लेकिन जैसे कि वात के स्थान पर जो है, मेरे को जब मैं अभी देख रहा हूँ तो वात के स्थान पर जो है कप जैसा स्पाइक मेरे को दिख रहा है। वो अभी वहां पर आप मत जाओ, वहां हम 4-5 दिन के बाद जाएंगे, वहां 4-5 दिन के बाद जाएंगे। हाँ ऊपर आते हुए वात में कप, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो कफ आवृत वात बोलते हैं उसको, कफ आवृत, कफ ने वात के रास्ते को आवरण किया। अब आवरण करने से क्या होगा वो उसको हम बाद में समझेंगे, अभी आप बात उठाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर अभी हमने इतना समझना है कि अपने 3 उंगली को बराबर लेके, आपके चक्कर में दूसरे लोग रह जाओगे, हम तो कह देंगे वहां अभी पहुंच जाएंगे खटक से, लेकिन साहेब जी देखो बेचारे मुस्कुरा रहे, इनको भी तो समझना है, ये नए हैं अभी। साहेब जी आप अभी नई बार आए हो ना अभी? हाँ जी हाँ जी, 2 दिन आपने सेरेन ऑन में कितना अमाउंट कमाया? सर मैंने किया था, अभी मैंने कुछ देखा नहीं है सर। हाँ, ये आपकी जो मुस्कुराहट हमेशा बना रहे इसके लिए करो वो। हाँ जी हाँ जी, आपकी हम चाहते हैं आपकी मुस्कुराहट ना या हमारे सिस्टम हमारे साथ निरंतर बना रहे। कल बारिश हो रही थी सर, क्लास छूट गई थी ना मेरी। हाफ, अरे भैया बारिश हो गई, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ये मेरा क्या बोलते हैं, पहले हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? मोहन कुमार जी, मोहन कुमार जी क्या कह रहे? बोलिए भाई बोलिए। जी हाँ नेटवर्क चला गया शायद वहाँ। जी बोलिए बोलिए। दिक्कत है आवाज में। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए आप ना, मुझे यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट में समझ में आएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े। आवाज आ रही है सर? मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरा कब पहले छूट रहा है, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अरे कॉल कर देना ना पंडित जी को। आप मुझे मोहन कुमार जी आप मुझे फोन कीजिएगा, आप मुझे फोन करिए। कॉल कर लेंगे, क्या दिक्कत है? फोन करके पूछ लेना। पीठ उसके बाद जो है वो सबसे, हाँ तो कफ अपने स्थान में ठीक है, पित्त भी अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे है, आपका ये सम प्रकृति है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पित्त कम हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ाओ,
ठीक है जी मोहन कुमार जी, उनके हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप और नोट करिए जरा, अब हम कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये देखना है कि जो व्यक्ति का जो नाड़ी है वो खाली है या भरा हुआ है। उंगली जब आप रखोगे, भरा हुआ नाड़ी का मतलब है जैसे हम फूला हुआ बैलून के ऊपर अपने उंगली रख रहे, ऐसा लगेगा। खाली का मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि बैलून तो है लेकिन उसके अंदर हवा नहीं है और ऊपर से हम अपनी उंगली लगा रहे। सिंपल सी बात है। किसी भी व्यक्ति के नाड़ी में ना भरा हुआ जो, हाँ जी, भरा हुआ जो नाड़ी है वो नाड़ी समझ में आया, उसके अंदर एकदम फुला हुआ रहेगा। ऐसा करके दबाओगे, कभी उधर खुसकेगा, कभी इधर फिसलेगा, कभी बीच में टाइट जैसा लगेगा, नीचे दबने में बड़ी मुश्किल होगी, टाइटनेस जैसा होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पाइप के अंदर हवा भरा हुआ है, भरी हुई नाड़ी। ये इसमें ककड़ी वाला जो वो आता है ना, ककड़ी वाला जो फुग्गा आता है, क्या बोलते हैं इसको, बलून, ककड़ी वाला जो बलून रहता है लंबा लंबा सा वाला, उसके ऊपर हाथ रखते हैं अपन, उसके ऊपर से अगर रखें तो जैसे वो भरा हुआ सा। बस एक काम कर लो ना, अभी आप दही खाओ, थोड़ा सा दही को पी लो आप, अभी बिना नमक डाले गिलास भर के दही पियो, उसके 5 मिनट के बाद आप नाड़ी को चेक करो, आपको भरा हुआ नाड़ी दिखेगा वहां पर। आचार्य जी, मैंने दूध पी करके ना फिर नाड़ी को चेक किया था, कुछ इस प्रकार से ही दिख रहा था। अच्छा, उसके बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन दही के संदर्भ में बताया जाता है कि दही पी करके अगर नाड़ी आप चेक करोगे, दही का तो दही जो है ना, दही क्या है कि दही में स्तंभन गुण होता है। दही में क्या होता है, स्तंभन गुण होता है, बट दूध में स्तंभन गुण नहीं होता। नहीं तो दही की जो स्तंभन गुण है, दही कभी कभी ना दही बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ पर कोई लेडीज है और उनमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, भयानक ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत उसको कटोरे भर के दही उसको दे दो, बार बार उसको दही देते जाओ, और कुछ नहीं है, आपके सामने कोई साधन नहीं दिख रहा है, हॉस्पिटल में तो लेके जाना ही है, बट दही पिलाते हुए जाओ, रास्ते में ठीक हो जाएगा। ये पंडित जी ब्लीडिंग कौन सी वाली जरा क्लियर करें? ब्लीडिंग मतलब यूट्रस से जो ब्लीडिंग होगी, आर्तव वाली भी हो सकता है, या कहीं से भी अगर ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है कहीं से भी, और अगर वो ब्लड अगर ठहर ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल निकल ही जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, रक्त पित्त वाली समस्या। हाँ, रक्त पित्त भी हम समझ सकते हैं। हाँ, रक्त पित्त में भी हम समझ सकते हैं। तो आर्तव भी उसमें हाँ, आर्तव में भी है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चा निकलने के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, वहां पर भी, तो वहां पर भी ना कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि रुकता नहीं है ब्लड, तो उस कंडीशन में भी अगर हम बहुत ज्यादा दही का सेवन कराएंगे तो वो उस वक्त उस ब्लीडिंग को रोक देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दही में जो है कसाय गुण होता है एक तरह का, और है ना, अम्ल कसाय टाइप का होता है, और उसमें स्तंभन गुण होता है, उसमें थोड़ा सा गुण मिला करके देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो लस्सी को पीने के बाद आपकी जो कलाई है वहां पर भरी हुई नाड़ी दिखेगा। भरी हुई नाड़ी का मतलब है कोई व्यक्ति दीर्घ रोग से ग्रसित है। पंडित जी, दही और लस्सी को एक जैसा समझे या अलग अलग समझे? दही अलग चीज है, लस्सी अलग चीज है। लस्सी में पानी डालते, दही में पानी नहीं डालते। हाँ, नहीं, प्रकृति भी दोनों की अलग अलग है जी। हाँ, प्रकृति भी अलग अलग है, क्योंकि दही गाढ़ा रहेगा और लस्सी गाढ़ा कम रहेगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, खाली नाड़ी जो है, अभी हमने आपको बताया कुछ ही दिन पहले से समस्या, अगर आपके सामने कोई रोगी आया, आपने देखा खाली नाड़ी है, इसका मतलब क्या समझेंगे? व्याधि तो है, जब भी आपके पास आया है तो ये समझेगा हाँ ये कुछ दिन पहले का व्याधि है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं। अगर भरा हुआ नाड़ी है तो काफी पुराना व्याधि है। मतलब कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा, पहले हमें ये चेक करना होगा। एक आप लोगों ने दूत नाड़ी के बारे में सुना है कि नहीं किसी ने?
आजकल तो दूत नाड़ी सिखाते हैं, पता नहीं क्या बताते हो, समझ में नहीं आता, लेकिन दूत नाड़ी जैसा कुछ नहीं होता है। सुना तो नहीं है, मैंने सुना है आचार्य जी। हाँ। और दूत नाड़ी का एक अध्याय, एक मेरे पास में एक नाड़ी विज्ञान की पुस्तक है आचार्य जी, हाँ। संस्कृत की, और ये इस पर भी मिलती है नेट पर, वहीं से मैंने मंगवाई थी। उसमें एक अध्याय दूत नाड़ी के ऊपर उन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ है। मुझे उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल दो। जी जी। और उस अध्याय को मैंने पढ़ा है, वो उसमें जो है सिद्धांत, इसका दूत नाड़ी का सिद्धांत इस रूप में बताते हैं कि ये जो वात पित्त कफ है, ये तो जो है सर्वत्र है, सतरज के तम के रूप में पूरी सृष्टि में एक समान जो है। अरे भैया त्रिलोक जी, मैं आपको बताता हूँ एक बार, दूत का मतलब क्या है? दूत नाड़ी का कल्पना कहाँ हुआ, किसने किया? सूचना लेकर के आने वाला। हाँ, तो वही दूत है। अब ये कहाँ का पित्त बात आ गया भैया? हाँ, जो भी कहोगे, अभी भी शंका तो है इसमें, क्योंकि किसी दूसरे का वात पित्त कब अपनी दूसरे की नाड़ी में कैसे दिखेगा, लेकिन उसके लिए वो एक सिद्धांत दे रहे हैं आचार्य जी कि वात पित्त कब जो है सर्वत्र सर्वव्यापक है। देखो एक चीज बताता हूँ, अगर किसी ने कुछ संस्कृत में श्लोक लिख दिया, इसका मतलब हम उसको सही है कह करके आंख बंद करके, अब देखो मैं आपको एक खड़खड़ानंद विद्महे फड़फड़ानंद धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्, क्या ये नारायण का गायत्री है? हम तो बैठे बैठे श्लोक बना देंगे अभी, तो श्लोक बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, इतना समझ लो। सारंगधर संहिता नाम का एक बुक आप लेके आओ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। एक आदमी जो है, वीडियो देखा मैंने आचार्य आपका। हाँ, एक आदमी जो है, एक कोई वैद्य है, उसने अपना दूत नाड़ी के लिए अलग से क्लास और उसमें पैसे ले रहा है दूत नाड़ी सिखाने। अच्छा। तो दूत नाड़ी के लिए उन्होंने अपना अलग ही कोई पता नहीं क्या क्या चीजें करने लग पड़ी। ये सब ये काल्पनिक बातें हैं, है ना, इसमें कोई दूत नाड़ी का मतलब है, सारंगधर संहिता को आप उठाओ ना, वहीं से सारंगधर संहिता में नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। सारंगधर संहिता में लिखा हुआ है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि दूत नाड़ी का, दूत का मतलब है कि रोगी के लिए बुलावा आने वाला, बुलावा लेकर के जाने वाला वैद्य के पास वो व्यक्ति। आचार्य जी एक कंफ्यूजन है। हाँ, जैसे हम लोग पहले 3 उंगली से वायु, पित्त और कफ देखते हैं, और जैसे एक उंगली को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो पहले कैसे प्रॉक्सिमल पहले आता है कि डिस्टल? जैसे क्या बोलते हैं, वायु, कफ, पित्त, वायु आता है। हाँ, देखो आप ना, देखो ये मेरा 3 उंगली है, ये मिडिल फिंगर से मैं आपको समझाऊंगा, ये बरोबर हो गया, ये मिडिल फिंगर है। अब मिडिल फिंगर के इंडेक्स फिंगर की ओर लगता हुआ जो कोना है ना, ये प्रॉक्सिमल कर्वेचर है, ये डिस्टल कर्वेचर है जी। नहीं समझ में आया? देखो ये वात वाला उंगली, ये पित्त वाला उंगली, ये कफ वाला उंगली है। एक सेकंड, ये मनोज जी, ये बीच में से ना मिडिल फिंगर, ये मध्यमा उंगली है। अब मध्यमा के ये आपका डिस्टल कर्वेचर हो गया, ये इधर डिस्टल इंडेक्स के तरफ तर्जनी उंगली, मिडिल से तर्जनी उंगली की तरफ जो कोना है वो डिस्टल कर्वेचर है, और जो कफ की और कफ के उंगली की ओर का जो कोना है वो प्रॉक्सिमल कर्वेचर है। 3 उंगली में, हर उंगली में हम कफ पित्त वात को देखेंगे। हर उंगली के बीच में जो स्पाइक हुआ वो पित्त को इंडिकेट करेगा, जो इस कोने में करेगा वो प्रॉक्सिमल, और इधर डिस्टल। हार्ट के तरफ हर उंगली के ना, हर उंगली से हार्ट के तरफ वाला जो कोना है, हाँ, जैसे आचार्य जी देख रहे हैं, हम लोग तो कफ, पित्त और वात देख रहे हैं, 3 भाग में डिवाइड किए हैं, तो पहले कफ, पित्त और वात ऐसे आएगा। हाँ, हाँ जी।
हार्ट की तरफ क्या बोल रहे थे? हार्ट के तरफ, हर 3 उंगली में हार्ट के तरफ वाला जो कोना है, हार्ट के तरफ वाला जो कोना है वो प्रॉक्सिमल कर्वेचर है। उसके अपोजिट वाला जो कोना, हाँ, उसको वात कहेंगे। हाँ, वो वात ना, वात पित्त कफ ऐसे चलता है उसमें। एक सेकंड, प्रॉक्सिमल कर्वेचर वाला जो कोना है उसे कफ कहेंगे, कफ कफ कहेंगे, कफ। मैं ही कंफ्यूज हो गया आप लोगों की वजह से। क्या सर ग्रुप में जो डाला था ना विनोद सर, ग्रुप में जो डाले हैं पिक्चर, उसमें उल्टा लिखा है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि देखो क्या है। इधर वाला कफ है, इधर वाला कफ है, इधर वाला वात है, बीच वाला पित्त है बस। अरे आप 3 उंगली रखो, 3 उंगली में कफ वाला ये हो गया, इधर वाला कफ है, उधर वाला वात, बीच वाला पित्त, वैसा ही सेम वही लगा लो ना हर उंगली में, हर उंगली में सेम वही लगा लो। जैसे हमने अपने रेडियल आर्टरीज में 3 उंगली को रखा, एक साइड में कफ बोला, एक साइड में पित्त बोला, एक साइड में वात पित्त बोला, वात बोला। अब वो हर उंगली में आप 3 भाग कर लो। जिधर कफ का साइड है उस साइड वाला कोने को कफ कहो, जिधर वायु है, वायु का उंगली है, उस साइड वाले कोने को वात कहो, बीच वाला हर उंगली के बीच वाला भाग को पित्त कहो। ठीक है प्रमोद जी, हो गया? इस संदर्भ में किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। ठीक है, अब अपने आप ऑडियो को बंद करिए प्रमोद जी, अब मैं आगे आपको बताता हूं। अब आपने एक चीज को देखा, ये सारे सिद्धांत के आधार पर आपने क्या देखा कि आपके कफ वाले उंगली में स्पाइक हो रहा है, मिडल वाले बीच वाले उंगली में हो रहा है, या तर्जनी उंगली में स्पाइक हो रही है। कहां हो रही है स्पाइक? अब हमें एक चीज ये देखना है कि इस व्यक्ति के शरीर में किस हिस्से में व्याधि है, शरीर के किस ऑप्शन में, किस पोर्शन में समस्या है। अगर कफ वाले उंगली में स्पाइक हो रहा है तो उसके छाती से ऊपर मस्तिष्क के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है। सिंपल सी बात है। इस बार मैं आपको बहुत ज्यादा लफड़ा में नहीं डालूंगा, सीधे सीधे तरीके से बताऊंगा। अगर कफ वाले उंगली में स्पाइक हो रही है, इसका मतलब है उसके छाती से ऊपर, सिर के शिखा के नीचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है, वो दिखाता है। यह कहाँ दिखाता है? सुपरफिशियली ऊपर तक आप आए, जहां पर आकर के स्पाइक बंद हो गया, जिस पॉइंट में बंद हो गया, उस पॉइंट में अगर आपको कफ के उंगली के नीचे लगता है तो ये कफ वाला उंगली है, ये कफ से संबंधित व्याधि है। और यह जो व्याधि है उस व्यक्ति के छाती से लेकर के ऊपर मस्तिष्क के बीच में कहीं ना कहीं व्याधि है। अभी हम बस इतना सिंपल समझेंगे, हालांकि यह भी पूर्ण सत्य नहीं है, यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। वैसे बताया जाता है कफ का ये मुख्य स्थान है, लेकिन यह पक्की बात है कि जो व्याधि होगा, क्योंकि हमारे पैर में भी, हमारे वस्त्र स्थान में भी तो कफ का स्थान है ना। कफ तो सर्वत्र है, हर जगह है, सर्वदैहिक है। लेकिन उस व्याधि का कहीं ना कहीं तार हमारे छाती से लेके मस्तिष्क के बीच में रहेगा। उस व्याधि के तार की हम बात कर रहे हैं। लादेन जो इसे इतने सारे दुनिया में आतंक मचा रहा था, उस आतंक मचाने के पीछे का जो तार है वो अमेरिका से जुड़ा था, क्योंकि वो अमेरिका ही वो शख्स है, वो कंट्री है जिसने लादेन को आतंकवादी बनाने में भूमिका अदा किया। तो उसका पैदा किया, हाँ, उसको पैदा अमेरिका ने किया है। ऐसे ही वह व्याधि का मुख्य, व्याधि उत्पादन करने का मुख्य भूमिका अदा किसने किया? अगर कफ के उंगली में स्पाइक हो रही है तो आपके छाती से ऊपर कहीं उसका केंद्र बिंदु है। अगर मिडिल फिंगर में स्पाइक हो रही है तो उस व्यक्ति में जो रोग है जिसके वजह से आपके सामने आया है, आप उसके छाती से लेकर नाभि के बीच में कहीं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, लीवर हो सकता है, उसके किडनी हो सकती है, उसके जो है कि पेनक्रियाज हो सकता है, मध्य शरीर। और अगर उसके वात वाले उंगली में स्पाइक हो
तो नाभि से नीचे नाखून तक, पैर के नाखून के बीच में कहीं भी वस्ती है, मेटर है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हमें वायु से रिलेटेड समस्या समझना चाहिए। समझ में आया दीपक कुमार जी? ये सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ एक चीज समझते हैं जो अभी पहले भी हमने बात किए थे, इसकी बल के बारे में। उस व्यक्ति के शरीर में रोग से लड़ने की कैपेसिटी कितनी है? उस व्यक्ति के शरीर में रोग से लड़ने की कैपेसिटी कितनी है? शरीर में कार्य शक्ति कितना है? जब हम ऑर्गन पल चेक करने के लिए जाएंगे तो यह वहां पर आपको वहां पर सहयोग करेगा। ये चीज जो अभी हम बता रहे, आप अपने 3 उंगली रखिए जरा अपने कलाई में और वहां देखिए, एक बार प्रयास करिए। 8:30 हो गया, एक बार प्रयास करिए, उसको नीचे जन्म प्रकृति तक जाइए, उसके बाद उंगली ऊपर की ओर आइए। अब यह 3 में से किसी भी उंगली में हमें देखना है, कहीं भी लगे, जो आपके उंगली में टच कर रहा है वो कितना बलवान है। यह किसी एक व्यक्ति की उंगली देखने से पता नहीं चलेगा। एकदम कमजोर से कमजोर, रोगी से रोगी, जिसका मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर है। आजकल कोविड के टाइम में अरविंद केजरीवाल के अगर आप नाड़ी चेक करोगे तो उसका पल्सेशन बहुत कमजोर बल दिखेगा, क्योंकि वो खांसता रहता है, आए दिन उसको कुछ न कुछ होता रहता है। जिनको बार बार जुकाम, नजला, खांसी होता रहता है। हम क्या बात कर रहे हैं अभी? शरीर की कार्य क्षमता की बात कर रहे। ये आदमी का शरीर का कार्य क्षमता कैसा है, कार्य क्षमता जानना हमारे लिए जरूरी इसीलिए है। कभी कभी क्या होता है कि रोगी शारीरिक रूप से तो उतना रोगग्रस्त नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से, आजकल मानसिक व्याधि बहुत ज्यादा है, उसको शरीर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस इंटेंसिटी को देख करके आप क्या करेंगे, जैसे मोबाइल के जहां पर ये चार्ज होती है ना, यहाँ जरा सा धूल मिट्टी लगा हुआ रहता है, और हमने देखा यार ये तो मोबाइल चल भी नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो फिर आप क्या समझोगे, यार मोबाइल खराब हो गया। दुकान में लेके जाओगे, दुकान वाला बोलेगा जी 500 रुपया आपका खर्चा लगेगा, प्रॉब्लम है। अब समझ में तो नहीं आ रहा है आपको, उसने क्या किया, हाँ जी आप एक काम कर लो, शाम को आ जाना मोबाइल लेने के लिए। उसने क्या किया, उसी वक्त ब्रश लिया और वहां ऐसा ऐसा किया करके फूक मारा, धूल वहां से उड़ गया, शाम को बिल्कुल चल पड़ा, कोई दिक्कत तो थी नहीं, धूल ही था। तो समस्या कुछ नहीं है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी कारणवश उसके मन ने वो चीज ठान लिया कि हाँ ये दिक्कत है मुझे। इस तरह के रोगी को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। दवाई दे तो क्या दे, साला कुछ है ही नहीं शरीर में, समस्या नहीं है, मानसिक व्याधि है, विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर। तो आप जरा अपने 3 उंगली को नीचे की ओर ले जाइए। हाँ जी, चरक वाली क्लास नहीं होगी? नहीं, आज तो संडे है सर जी। हाँ जी। तो 3 उंगली को नीचे की ओर लेके जाइए जन्म प्रकृति, और ऊपर 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 आइए, और वहां पर जब आप आओगे, ऊपर आ रहे हो आप, अब यहाँ कफ तो बात 3 कुछ नहीं देखना है, नीचे से ऊपर आइए आप, देखते 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 ये देखना है कितने तगड़ी तरीका से टक टक करके लग रहा है। पहले हम जहां चुभने वाली नाड़ी बोल रहे थे ना जी, बस वैसे चुभने वाली नाड़ी अगर लगती है आपकी 3 उंगली के नीचे कहीं भी, तो समझ लो कि इसकी कार्य शक्ति बहुत अच्छा है, कार्य शक्ति बहुत अच्छा है। अब इसको ऊपर देखो, चुभने वाले नाड़ी के साथ जोड़ के देखो, इसकी कार्य शक्ति बहुत स्ट्रांग है। अब यही चीज आपको चुभने वाली नाड़ी में भी लगेगा, और वहां पर आपको क्या दिखेगा, हाँ वहां क्या बताया, विकृत अवस्था है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इसका मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो नाड़ी दिखेगा वो विकृत अवस्था वाला तो है, लेकिन उस व्यक्ति के शरीर में सहन शक्ति भी है ना मनोज जी। पैथोलॉजिकल कंडीशन में चुभने वाली नाड़ी ऊपर लग रहा है, बहुत पुराना व्याधि है, लेकिन उसके शरीर में जो शारीरिक शक्ति है, जो कार्य शक्ति है शरीर का, वो स्ट्रांग है।
उसके वजह से इतना स्ट्रॉन्ग समस्या होने के बावजूद भी ये अभी उस रोग से लड़ने के प्रयत्न कर रहा है। रोगों के प्रति लड़ने की कार्य क्षमता कितना है उस व्यक्ति के शरीर में, इसको जानना जरूरी है। प्रमोद कुमार जी, समझ में आया आपको? वहां ऊपर सबसे पहले हमने कहा था कि ये चुभने वाली नाड़ी या सॉफ्ट नाड़ी, आपको यहां अगर चुभने वाली नाड़ी दिखती है तो क्या समझना चाहिए? इस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, कार्य शक्ति शरीर का बहुत बढ़िया है। अब उसको आपने 1 2 3 0 +0 +1 +2 +3 3 संज्ञा दे दो। 0 का मतलब है स्पाइक बिल्कुल भी ऊपर टच कम हो रहा है, इसका मतलब है कि शरीर की जो कार्य शक्ति है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कमजोर होने का मतलब है कि अगर शरीर में जरा सा भी कोई जुकाम खांसी हो जाए तो बंदा बेड में जाके लेट जाएगा। आपने दवाई दिया लूज मोशन, दीपन पाचन करके लूज मोशन का, उसको जरा सा लूज मोशन क्या हुआ, रोगी आपको बातें सुनाना शुरू कर दिया, अरे सर क्या हो गया, ऐसा हो गया, 2 बार लूज मोशन हो गई, 3 बार तक हो गया, मेरा तो बुरा हाल हो गया, हाय रे तौबा, क्या करे, कैसे दवाई दिया। तो वो सारे बातें आपको यहाँ से देखना है। इंटेंसिटी उसके ऊपर आपके स्पाइक में कैसा दिख रहा है, उसको देख करके आप कहोगे हाँ यार ये आदमी ऐसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्पाइक हो रही है, इसका मतलब है कि शारीरिक कार्य शक्ति भी अच्छा है, मानसिक शक्ति भी अच्छी है, थोड़ा बहुत समस्या से घबराने वाला बंदा नहीं है। इसको अच्छी तरह से मैं दीपन पाचन करके बमन विरेचन कराऊंगा, वस्ती कराऊंगा, डरने वाला नहीं है बंदा। चिकित्सा के लिए दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? आपने रोगी को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जरूर पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? स्ट्रॉन्ग स्पाइक आपको दिख रही है वहां पर, इसका मतलब है कि रोगी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, रोग से लड़ने के लिए अच्छा, मतलब कि शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है। अगर हम कुछ मेडिसिन देंगे तो वो मेडिसिन को खुशी होकर के खाएगा, है ना। मनोबल बहुत अच्छा है। मंद मंद मरा मरा सा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है। जैसे हम वहां पर हमने खाली नाड़ी बोला था, खाली नाड़ी, वो खाली नाड़ी जैसा अगर कुछ दिखे तो समझ लो फिर क्या है कि इस व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, कार्य शरीर की कार्यकारिणी शक्ति की कमी है, मन से टूटा हुआ है। ये मैं दवाई दूंगा, ये दोबारा आएगा नहीं, जम के पैसे ले लो उससे, क्योंकि दोबारा वो आने वाला नहीं है। जितना कर सकते उसी वक्त कर लो। रामवीर जी भी आ गए। चलिए, समझ में आया आप लोगों को? जी। अभी ये बात किस किस को समझ में नहीं आया? प्रमोद जी को समझ में आ गया? जी सर। हाँ जी, आ गया। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक है। हाँ जी सर, एक पेशेंट का भी नाड़ी देख रहा था। हाँ, तो उसका जो जन्म प्रकृति देखते हैं वहाँ घर में डिजिटल इन्वेंशन में फंक्शन हो रहा था सर। जन्म प्रकृति को कैसे देखना है, वो जन्म प्रकृति देखने का फुल तरीका हम कल बताएंगे। जन्म प्रकृति कैसे देखना है वो आपको कल उसके हाँ जी। तो उसमें जैसे नाड़ी आगे ऊपर जाता गया तो उसमें अपना मिडिल फिंगर में भी जो वायु वाला भाग है डिस्टल इंड में, वहां पे पल्सेशन मिल रहा था और ऊपर जाते तक। तो वायु विकार है सर, उनका वायु बढ़ा हुआ है। हाँ,